अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बदर डार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी बाईपास पर वाक़या एक ऐसी इमारत के बाहर जिसे शहर जीएमसी यानी गुजरांवाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानता है। तो यहाँ पर मरीजों का इलाज किस तरह हो रहा है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह। डॉक्टर साहब रिसेप्शन तो ऐसे लग रहा है ये हॉस्पिटल नहीं लग रहा है, ये किसी तो कोई होटल का रिसेप्शन लग रहा है। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की लुक भी ऐसी ही होनी चाहिए कि मरीज़ आए तो वो थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करे, ये ना हो कि वो हॉस्पिटल में आए तो उल्टा और ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं इसी के मुतालिक आपसे आगे से पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई बीमार होता है, बिल्कुल, वो बेशक छोटी ही बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उसके जेहन में जो चीज़ आती है बीमारी को लेके या अस्पताल को लेके, वो जिस तरह का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डिवेलप हो, एक बड़ा खौफजदा सा हुआ होता है। तो ये जो आपने इस तरह का रिसेप्शन बनाया कि ऐसे लगे कि होटल में दाखिल हो रही है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं 14 साल मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो गया। उससे पहले अपनी ग्रेजुएशन के बाद हाउस जॉब और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में तो आपको पता है कि पेशेंट लोड ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे हम चाहें भी तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अच्छी सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन आपने कहा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन अगर मैं सिविल अस्पताल की, सरकारी अस्पताल गुजरांवाला की बात करूँ तो वहाँ भी डॉक्टर उस्मान ज़फ़र डार का नाम गूंजता हुआ मैं नज़र आता है। चलें, ये तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में इतना हुनर रखा है कि लोग मेरे से सेहतयाब होते हैं, तो उसके बाद अगर वो मेरा नाम लेते हैं तो ये डॉक्टर ये हमें बड़ी एक इनक्लोज सी ये एक जगह नज़र आ रही है, ये टेरिटरी सी, ये क्या बनाया है आपने? रिसेप्शन तो हमने देखा बहुत आला है, तो ये क्या है? ये हमने इसलिए बनाया है कि आप आराम से बैठें, इधर चाय कॉफ़ी पिए, इंतज़ार करें, आपको ये बेचैनी ना हो कि मेरा मरीज़ अभी तक चेक नहीं हो रहा और मैं डॉक्टर को। डॉक्टर ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देख ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितने शोबाजात हैं आपके इस अस्पताल में जो काम करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोशिश की थी, हमने थोड़ा डिले भी इसीलिए किया इसको स्टार्ट करने में कि हम पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ को इंगेज कर सकते हैं हम वो करें। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, गायनोकोलॉजी के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर, पीडियाट्रिक सर्जरी में आपको पता है इससे पहले गुजरांवाला में सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब थे जो पीडियाट्रिक सर्जरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमारे पास इस वक्त सिर्फ इस हॉस्पिटल के अंदर 2 पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल हैं। एक दोनों ही यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे पहले पीडियाट्रिक सर्जरी के हवाले से डॉक्टर साहब ये जो आप बार बार पीडियाट्रिक सर्जरी का हवाला दे रहे हैं, मैं इसमें चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को बता सकें, क्योंकि लोग हमारे एक्चुअली इतनी ज़्यादा उन्हें नई तालीम नहीं है, वो पीडियाट्रिक समझ नहीं सकेंगे कि आप किसका तज़किरा कर रहे हैं। अगर आप बता सकेंगे बच्चों का स्पेशली, बिल्कुल उस हवाले से। देखें, बच्चों के एक तो पीडियाट्रिशियन है जो बच्चों के डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट हैं, फिर एक पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, जिस तरह जनरल सर्जन है जो अपेंडिक्स का, हर्निए का, इन चीज़ों का ऑपरेशन करता है। इसी तरह क्योंकि बच्चों के अंदर एनाटमी तो वही है, लेकिन उनके अज़ा बहुत हसास और छोटे होते हैं, तो उसके लिए पीडियाट्रिक सर्जन अलहदा से एक स्पेशलिटी है जो बच्चों के सिर्फ इन चीज़ों के ऑपरेशन करते हैं। जिन बच्चों को 13 से 14 साल की उम्र तक ये मसाइल होते हैं, अपेंडिक्स का, हर्निए का या कोई और बीमारी होती है, तो उसके लिए उनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद तो है। ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं उसके डॉक्टर आपके पास इधर जीएमसी में अवेलेबल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 2 पीडियाट्रिक सर्जन हैं। इसके अलावा जो स्पेशलिटी जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ बहुत, वो है हमारे पास फीमेल सर्जन मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन उस्मान है जो फेलोशिप उनकी पहले जनरल सर्जरी के अंदर है और उसके बाद उन्होंने सेकंड फेलोशिप ब्रेस्ट सर्जरी में की है। तो गुजरांवाला में एक तो इससे पहले कोई भी फीमेल सर्जन मौजूद नहीं। गुजरांवाला में उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो मौजूद नहीं है। तो ये जो आप सारी फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, तो क्या ये जब तक हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो एक पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल होगा वो नहीं बनता, तो आपका ये वाला हॉस्पिटल उसकी कमी पूरा करेगा या इतना बोझ भी नहीं? हम टू बी ऑनेस्ट उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 से 3 डॉक्टर तो उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। और ना ही हर मरीज़ की
इतने वसाइल हैं कि वो जाके प्राइवेट इलाज करवा सकें। तो लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए जो पहले अक्सर मरीज़ को कहा जाता था कि कोई भी मसला हो गया था इसको लाहौर ले जाओ, ठीक है। वो जो लाहौर ले जाओ वाला कॉन्सेप्ट था ना, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि हाँ हमारे शहर के अंदर बहुत बड़ा दावा है जो आप कर रहे हैं कि ये अस्पताल लाहौर ले जाओ वाला कॉन्सेप्ट या जो लाइन जो है उसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। हमारा मेन फोकस ही इस चीज़ के ऊपर है। मैं अभी आपको अपना आईसीयू भी दिखाऊंगा। हमारे पास बेहतरीन आईसीयू के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास बेहतरीन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमारे पास ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। आप पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन मैनेजमेंट एक बहुत अहम पहलू है कि मरीज़ आ तो गया लेकिन अगर उसकी दर्द ख़त्म नहीं हो रही तो वो मरीज़ कभी भी हॉस्पिटल से मुतमईन होके नहीं जाएगा। और हमारा मेन मकसद भी यही है कि मरीज़ जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसकी पेन रिलीव होनी चाहिए। तो पेन मैनेजमेंट एक अलग से स्पेशलिटी है। हमारे पास पेन मैनेजमेंट के लिए 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं जो वो मरीज़ जिनको ख़ास तौर पे जिनको अल्लाह ना करे कोई कैंसर का मसला हो या कोई ऐसी दर्द है जो ठीक नहीं हो पा रही या जिसका इलाज मुमकिन नहीं है उस तरीके से, तो हम उनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगाते हैं ताकि उनकी दर्द में कमी की जा सके। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि चिल्ड्रन भी और पेन मैनेजमेंट भी, उसके अलावा दीगर शोबे भी जैसे कि आपने बताया कि मौजूद हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, सेहत के मसाइल उसे भी होते हैं। जब उसे पब्लिक सेक्टर से वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उसकी दौड़ लगती है प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में जब वो सोचता भी है तो उसके जहन में वही आता है कि तिजोरी भी अगर उसके घर में जो जमा पूंजी है ना वो लगनी है। तो आपका ये प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल उस एक ख़ास तबके को कैसे कैटर करेगा? गरीब आदमी जो यहाँ पे आता है तो हमने एक तो उसके लिए पहले दिन से जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था हमारा फोकस था डायलिसिस के ख़ास तौर पे मरीज़ों पे। वो मरीज़ जो अपना डायलिसिस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरे वालिद साहब की उसमें बहुत काविशें हैं, उन्होंने एक NGO मंजूर करवाई है, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करेंगे। लेकिन वो मरीज़ उसके अलावा जो मतलब ये खबर है गुजरांवाला के अवाम के लिए कि GMC जो एक प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है वो किसी भी शोबे में, कोई बेशक एक ही क्यों नहीं है, एक किसी भी एक शोबे में फ्री इलाज भी है। बिल्कुल, हम डायलिसिस उन मरीज़ों का जो आके उस NGO के तहत ये कहे कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, हम इंशाल्लाह ताला उसका डायलिसिस यहाँ पे रिफ्यूज़ कोई नहीं करेगा, उसके डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और उसके पैसे उसी मद से निकलेंगे। एक तो जो मुखैर हज़रात उसके अंदर तावन करते हैं, दूसरा जो हम प्राइवेट जिन मरीज़ों के डायलिसिस करेंगे, हमने डायलिसिस को बेसिकली टोटली नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर दिया कि जो हमारा प्राइवेट मरीज़ आएगा जो पैसे देगा हम उन्हीं पैसों को यूज़ करके उस मरीज़ का खर्चा उठाएंगे जो अपना खर्चा नहीं उठा सकता। इसके अलावा वो मरीज़ जो आके कहता है कि मैं इलाज करवाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, तो वो जितने पैसे दे सकता है मैंने इन्हें कहा है कि आप उस मरीज़ को एंटरटेन ज़रूर करें, उसका इलाज करें। हाँ, जितने हमें ये लगे कि इतने पैसे मिनिमम हमारे एक्सपेंस मीट करते हैं, उसके बाद ऊपर ज़रूरी नहीं कि आप उस मरीज़ को ₹1,00,000 मांगें या उससे आप ₹50,000 मांगें। अगर आप ये समझते हैं कि यार इसका काम 20,000 में हो सकता है और इतने में हमारे एक्सपेंसेस भी मीट हो जाते हैं, तो आप उसको मरीज़ को एंटरटेन करें। यहाँ पे ये हमारी क्लियर कट पॉलिसी है जो मेरे वालिद साहब की तरफ से भी है और मैंने एज MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस ऑफिस मैंने ये अकाउंट्स में उनको बताया हुआ है कि जी हमारा कोई भी पेशेंट इस वजह से नहीं जाएगा कि वो ये कहे कि मैं ये इलाज यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हॉस्पिटल तो मैंने अब बनाया है तो, लेकिन आज से 15 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते। मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसको जाके सिविल हॉस्पिटल में उन्हें कहता था कि आप ऑपरेशन मेरे से कराएं, सिर्फ जो आपकी यहाँ पे दवाई हर चीज़ मुफ्त होगी, आपने सिर्फ अपना जो पुर्जा आपको पता है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो इम्प्लांट्स लगते हैं वो यूजली हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते समटाइम, तो वो मरीज़ खुद ख़रीदते हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी उनका फ्री में इलाज वहाँ पे करते हैं। प्राइवेट का मरीज़ आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग सरकारी से प्राइवेट मरीज लेके जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो प्राइवेट से सरकारी में जाके इलाज करवाते हैं कि अगर वो ये कह दें कि मैं नहीं कर सकता। और अब अपने हॉस्पिटल में तो मैंने इन्हें ये भी कहा है कि यार ख़ास तौर पे जो मेरे मरीज़ हैं उनको आप जो मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम एक्सपेंस के अंदर जिसमें हम हॉस्पिटल के एक्सपेंस मीट करें
उसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं नहीं करवा सकता तो आप उसको यहाँ पे ही एंटरटेन करें, उसको आप इस वजह से यहाँ से रिफ्यूज़ मत करें कि इसके पास पैसे नहीं है इलाज। मैं चाहूँगा आप हमें ज़रा जो मशीनरी जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं इस हॉस्पिटल में वो भी हमें दिखाएँ कि कौन कौन से हैं जो इस हॉस्पिटल को बाकियों से जो है मुनफरिद बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, आईसीयू जो आपने ऊपर बनाया इंटेंसिव केयर यूनिट, तो ये मतलब ऊपर जाने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को? नहीं, पेशेंट के लिए देखें ये तो हम स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, सीढ़ियाँ, लेकिन पेशेंट के लिए लिफ्ट भी मौजूद है और उसके अलावा हमने रैम्प भी रखा हुआ है कि बाज़ औक़ात एमरजेंसी में अगर आईसीयू लिफ्ट काम नहीं करती है तो आप फौरी तौर पे पेशेंट को रैम्प से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये है आपका आईसीयू। हमारे पास इस वक्त 3 यहाँ पर फंक्शनल वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक वेंटिलेटर नर्सरी के अंदर है। वेंटिलेटर उसके अलावा ये सामने मशीन है, ये वेंटिलेटर है जो मसनूई सांस देने के लिए जो आप अभी सवाल कर रहे थे इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये एक वेंटिलेटर है जो इस्तेमाल में है। यहाँ से ये अब कॉरिडोर हमें अंदर ओटी की जानिब लेके जाएगा और ये नर्सरी है, लेबर रूम है। हमने बेसिक जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट देना चाहा वो ये है कि इस पूरे फ्लोर के ऊपर आपको जितनी भी इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट है, आईसीयू सामने है, नर्सरी उसके साथ है ताकि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोई इशू है तो सीधा नर्सरी में आ जाए। अगर ऑपरेशन थिएटर से भी अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको फौरी तौर पे शिफ्ट किया जा सके। अच्छा, हमने एक जो इसमें मुनफरिद चीज़ रखी है वो ये है कि हम बच्चे को पहली फीड उसके वालिद के सामने करवाते हैं नर्सरी के अंदर। नर्सरी देखते हैं जी डॉक्टर साहब। नर्सरी के अंदर हमारे पास ये बेबी वार्मर्स मौजूद हैं, आईसीयू मैंने जिस आपको कहा था नियोनेटल वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद है, इंक्यूबेटर मशीन मौजूद है, फोटोथेरेपी मशीन्स, आप जो भी एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी नर्सरी के लिए। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ कि उसको चलाने के लिए अच्छा स्टाफ। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें मौजूद हों। पेशेंट रेफरल नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी मजबूरी है कि जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप उसका जो स्पेशलाइज्ड सेंटर है वहाँ पे मरीज़ को ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बेसिक चीज़ों के लिए मरीज़ को यहाँ पे तमाम सहूलतें मुयसर होनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है ओटी ऑपरेशन थिएटर जिसे कहा जाता है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब हम ये थिएटर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे सर्जन ऑफिस है, एनेस्थीसिया ऑफिस है, उसके बाद ओटीएज़ के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए रूम्स हैं ताकि वो अपनी प्राइवेसी में जिस वक्त ऑपरेशंस नहीं हो रहे तो वो अच्छे तरीके से बैठ सकें। इससे आगे जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर वाले हिस्से में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गाउन पहन लें ताकि थोड़ा सा स्टरलाइजेशन नहीं ये आप बस दोनों हाथ आगे करें ऐसे, ये पीछे से आपको मार दें, कैप मास्क दे दो। जी ये जो है, मैं चूँकि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वो ओटी में जाने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल हैं, उस SOPs हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। हमने गाउन, मास्क और कैप पहन लिया है और हम चलेंगे और अंदर देखेंगे कि ओटी की क्या सूरत हाल है। जी ये हमारा ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर ये आपको जो पैटर्न नज़र आ रहा है ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एंटी स्टैटिक शीट्स हैं जो लगी हुई हैं। ये ऊपर जो सीलिंग है डंपा सीलिंग, ये भी एंटी बैक्टीरियल है ताकि थिएटर का जो इन्वायरमेंट है वो जितना स्टेराइल रह सकता है वो रहे। उसके अलावा ये सियाम मशीन है जो अक्सर आपने सुना होगा कि कैमरे के ज़रिए हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, तो ये मशीन उसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये लेटेस्ट अवेलेबल एनेस्थीसिया मशीन्स हैं जो मरीज़ को बेहोशी देने के काम आती हैं। तो ये हमारा बेसिक ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन थिएटर है। ये प्राइवेट रूम्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी हमने कोशिश यही की है कि मरीज़ को जो एक तो बेसिक सहूलतें हैं वो मुयसर हों, बोर ना हो सके तो उसके लिए टीवी लगा हो, बेसिक जो नेसेसिटी है कि फ्रिज हो कमरे के अंदर, साथ मरीज़ों के अटेंडेंट के बैठने के लिए एक कंफर्टेबल काउच हो, और बाकी बेसिक नेसेसिटी के अंदर साथ जिस तरह
कबर्ड है, वॉशरूम है, ये सारी चीज़ें ये साथ होनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब अब हम चलेंगे। हाँ, अब हम नीचे बेसमेंट में एमरजेंसी और वार्ड्स उनको देखते हैं। हम एमरजेंसी की बात कर रहे थे, तो एमरजेंसी में आने का बेसिकली हम तो अभी लिफ्ट के ज़रिए आए हैं। ये बेसिक रास्ता है जो एमरजेंसी पे मरीज़ वहाँ लैंड करेगा सामने, ठीक है, और पार्किंग प्लॉट में खुलेगा। बिल्कुल, ये रास्ता जो है सीधा पार्किंग प्लॉट में जाता है। वहाँ से एम्बुलेंस से मरीज़ शिफ्ट होगा और विद इन 10 सेकेंड्स वो रैंप के ज़रिए एमरजेंसी के अंदर आ जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब अब हम एमरजेंसी में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। जी, एमरजेंसी को भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो थोड़ा स्टेबल पेशेंट है वो ये फर्स्ट ट्रायज एरिया के अंदर रहेगा। यहाँ पे जिसने सिर्फ अगर कोई नज़ला, ज़ुकाम, कोई पेट में दर्द या वो चीज़ें हैं तो वो पेशेंट यहाँ पर मैनेज किए जाएंगे। उसके बाद जो अगला हिस्सा है उसके अंदर जो थोड़ा सीवियर पेशेंट्स हैं जिनको कोई ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो उनको हम, या जिनका स्टे थोड़ा लंबा होता है, तो उनको हम ये अगले हिस्से में शिफ्ट कर देते हैं। ये ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर 2 पेशेंट्स हैं तो इस वजह से ये प्राइवेसी के लिए कर्टन्स आगे हैं। उसके अलावा एक MOT है, माइनर ऑपरेशन थिएटर के, जो मरीज़ एमरजेंसी में आता है जिसको कोई ड्रेसिंग की या स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यहाँ पर बेसिक टांके वगैरह लगा सकते हैं या कोई प्लस्तर वगैरह कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर करके उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ पर दे के उसके बाद बाहर शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर ऊपर जहाँ पे भी मरीज़ जिस डिपार्टमेंट का भी है ऑब्वियसली वो जिस वार्ड में जाना चाहे वो। हम यहाँ से ही आगे चलते हैं जी। इससे आगे हमारा डायग्नोस्टिक्स है और ये एक्सरे रूम है जी। इसके अंदर हमारे पास जो जदीद तरीन एक्सरे की सहूलत है वो मुयसर है। इसको ये 3D सिस्टम कहते हैं एक्सरे का, कि ये हर एंगल में मूव कर जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये पोर्टेबल मशीन भी यहीं पे अभी रखी हुई है। ये अभी हमने मंगवाई है। इसका मकसद कि जो पेशेंट ICU में है या जो प्राइवेट रूम में है जिसको एक्सरे की ज़रूरत है, बजाय इसके कि पेशेंट नीचे शिफ्ट किया जाए, ये पोर्टेबल मशीन के ऊपर उसका एक्सरे करके तो यहाँ पे उसका इमेज एक्सपोज कर ले। अब जो एक चीज़ रह गई है वो हमारी लैब है। लैब के अंदर भी हमने कोशिश की है कि हम जो लेटेस्ट मशीन्स और टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो यहाँ पर प्रोवाइड करें। इक्विपमेंट्स उसके लिए जितनी अच्छी से अच्छी मशीन है वो अवेलेबल हो। इसको यहाँ पे क्योंकि एक सर्टन एनवायरनमेंट चाहिए होती है तो इसलिए यहाँ पर AC चलता रहता है। हीमाटोलॉजी की मशीन है या जो मुख्तलिफ टेस्ट के लिए मशीन्स हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने एक और जो कोशिश की है कि हमारे पास ब्लड बैंक की सहूलत है अंदर यहीं पे। हम यहाँ पर FFPs मरीज़ों के यहीं पर बनते हैं। उसके अलावा जो उसके लिए ब्लड को स्टोरेज और बाकी चीज़ों के लिए सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास इस वक्त FFPs बनाने के लिए, प्लाज्मा कंसनट्रेट बनाने के लिए, उसके लिए भी मशीन्स अवेलेबल हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि शायद प्राइवेट के अंदर किसी और के पास अभी ये मशीन्स अवेलेबल ना हो। डॉक्टर साहब ये मशीन का बताइएगा, ये क्या काम करती है? जी, ये अक्सर आपने वो डेंगू के अंदर सुना होगा कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रॉप कर गए हैं तो उसके अंदर प्लेटलेट्स के मेगा यूनिट लगाने पड़ते हैं। तो ये मशीन वो मेगा यूनिट्स बनाने के काम आती है। तो इससे पहले आपको पता है कि सिर्फ मेगा यूनिट्स जो हैं वो जब ज़रूरत पड़ती है सुंदस फाउंडेशन से या शायद DHQ के अलावा और किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी। तो अभी तक जो हमने सारा विजिट किया उसमें ये मुझे लगा है कि जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं उसका तो इलाज किया जा रहा है, लेकिन पेशगी भी जो हो सकता है, कुछ भी अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा नाखुशगवार हो सकता है, आग लग सकती है या कोई दीगर चीज़ें ऐसी हो सकती है, उसका भी आपने बंदोबस्त पहले से ही पेशगी कर रखा है? मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप, मुझे ये नज़र आ रहा है फायर अलार्म। हाँ जी, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये खुद ही जो है वो बज उठेगा। मतलब ये आपको ये फायर के सेंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे।
तो बेसिकली अक्लमंद आदमी वो है जो मुसीबत आने से पहले उसका सद्देबाब करके रखे। इलाज से तो हाँ, तो इसलिए ये, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये अगर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनानी हो तो उसके अंदर ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर आपको, अगर आप करते हैं तो आप कल को ख़ुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक, मैं एंड पे आपको सिर्फ एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि हम जब आपस में बात कर रहे थे कि ये बिल्डिंग बनाने में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो इस हॉस्पिटल के सीईओ मेरे वालिद साहब ज़फ़र इकबाल डार साहब, ये इनकी काविशें हैं। अगर ये अगर हम कर रहे होते तो शायद ये अगले 10 साल तक हॉस्पिटल ना बन पाता, लेकिन ये इनकी मेहनत है कि इन्होंने 2.5 साल के अरसे के अंदर दिन रात यहाँ पे काम करके ये इतना बड़ा इमारत आपके सामने, और इसके अंदर क्योंकि इनका एक पहले तजर्बा रहा है अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल, आपने सुना होगा, जो ट्रस्ट हॉस्पिटल गुजरांवाला का सबसे लीडिंग हॉस्पिटल है। तो मेरे वालिद साहब उसकी पहली ईंट लगाने से उसको इतना बड़ा इस स्टेज पे लाने तक इनकी काविशें हैं। ये 35 साल उसके चीफ एग्जेक्टिव रहे, उसके प्रेसिडेंट रहे, उस इमारत को शुरू से लेकर इस स्टेज तक लाने में मेरा ख्याल अगर सिंगल हैंडेडली किसी बंदे का काविश है तो वो मेरे वालिद साहब की। नो डाउट उसमें गुजरांवाला के लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं गुजरांवाला के लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा अपना हाथ भी बटाया हमारे साथ। एक बंदा इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन उस बिल्डिंग को मैनेज करना वो उसके अंदर मेरे वालिद साहब ने, जो मैं अक्सर इन्हें कहता हूँ कि जो टाइम आपको हमें देना चाहिए था वो आपने उस बिल्डिंग को दिया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आज इन्हीं की वो मेहनत का नतीजा है। ये जीएमसी अब जो हमें नजर आ रहा है, ये जो ब्रेन चाइल्ड है वो डार साहब। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त मैंने डॉक्टरी का आगाज़ किया उस वक़्त से लेके उनकी एक ये ख्वाहिश थी कि हमारा एक अपना सेटअप हो जिसके अंदर हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले वो जिक्र किया था एनजीओ का, जिसने डायलिसिस का सारा निज़ाम देखना है, तो वो भी सिर्फ मेरे वालिद साहब की एक वो ब्रेन चाइल्ड था इनका कि मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे, मेरे दादाजी के नाम पे वो फाउंडेशन बनाई एनजीओ, और उसके तहत इंशाल्लाह ताला अब हम जो मैंने आपको पहले जिक्र किया फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ों के डायलिसिस इंशाल्लाह ताला वो सहूलत यहाँ पे मुयस्सर करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उस्मान ज़फ़र डार, जिन्होंने हमें बाकायदा तौर पर गुजरांवाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स का विज़िट करवाया, उसके कितने शोबाजात हैं उसके मुतालिक बताया, और क्या क्या मशीनरी वहाँ यूज़ की जा रही है उसकी बाबत बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जीएमसी के बैक एंड पे जो ब्रेन चाइल्ड था वो कौन सी शख्सियत थी।